This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर हिरानीस बुम्बिया और आज हम लाए हैं सेहतमंद रमज़ान में डॉक्टर अशरफ मेमन, जो कि है एक जनरल फिजिशियन और एक डायबिटोलॉजिस्ट। आज हमने जनरल फिजिशियन को इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे रमज़ान में मुख्तलिफ़ हवाले से जो बीमारियां होती हैं और मुख्तलिफ़ हवाले से जो हमारी आम पॉपुलेशन में आजकल बीमारियां हुई हैं, उस हवाले से हम उनसे बातचीत करेंगे और हम आपको उनके जो सवालात आपके हैं, जो सवालात आपकी तरफ से हमें मौसूल हुए हैं, उसके हम सारे जवाबात उनसे लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अशरफ, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया हिरा, आपने बुलाया और रमज़ान के हवाले से खुश नसीबी हमारी कि इस तरह के हम प्रोग्राम तरतीब देते हैं जो सेहत आमा के हवाले से लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। रमज़ान के लिए ख़ुसूसी तौर पर इसलिए कि खाने पीने के बहुत से मामला जो हैं हमारे वो डिस्टर्ब रहते हैं। डिस्टर्ब इसलिए कहता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो उसके लिए ध्यान देना पड़ता है कि खाने पीने के मामला में इतदाल पसंदी रहे, जो अमूमन नहीं रहती है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात शुक्रिया आपका कि इस हवाले से इंशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू होगी आपसे। जिस तरह आपने कहा कि एतदाल पसंदी बहुत ज़रूरी है इसमें, तो आजकल की पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि यंग बच्चे, यंग जनरेशन हमारी बहुत खाने की तरफ, फास्ट फूड की तरफ उनका बहुत रुझान है। तो ओबेसिटी जिसको कहते हैं, जिसको ट्रंकल ओबेसिटी, जो पेट का मोटापा, और हमारी यंग जनरेशन में ये इतना कॉमन है कि इसको शायद लोग एक बीमारी नहीं समझते, पर ओबेसिटी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। बिल्कुल तो इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे हमें? बड़ा आपने जो ना पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है फ़ी ज़माना, और रमज़ान के शुरू होने से पहले हम मोटापा या ओबेसिटी को बीमारी के तौर पे न लेते हैं न समझते हैं। और अगर मुझे आप ये कहें कि डॉक्टर साहब एक जुमले में दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम बताएं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वो एक जुमला नहीं होगा, सिर्फ एक लफ्ज़ होगा, और वो है मोटापा। बिल्कुल। तो ये मोटापा या ओबेसिटी जो है इस वक्त दुनिया की नंबर 1 जो है ना वो डिज़ीज़ शुमार की जा रही है, और WHO ने और अमेरिकन सोसाइटीज़ ने इस पे बहुत बड़ा ध्यान दिया है और हमें बताया है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो मोटापा बच्चों में भी और बड़ों में भी वो तेज़ी के साथ फैल रहा है। और अगर ये कहें कि पहले लोग जो है भूख से मरते थे, तो अब उसका रेशो निकाला है कि लोग भूख से कितने मरते हैं और मोटापे से कितने मरते हैं, तो पता ये चला कि मोटापे से रेशो बढ़ने का जो है वो तेज़ी के साथ उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ये वाकई बहुत बड़ा एक इशू है, और उसको अगर हमने एड्रेस नहीं किया तो बहुत सारी बीमारियों को ये जन्म देगा और दे रहा है। अच्छा, अब आप ये कहें कि मोटापा जो है वो ऐसी क्या चीज़ है, हर दूसरे तीसरे घर में आपको मोटा पेट भी मिलेगा। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आप लोगों को ये डिटेल में बताएं कि इस मोटापे को कहते क्या है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ये कहते हैं हमारा तो सिर्फ पेट बढ़ा हुआ है, बाकी तो हम पतले हैं, और जो है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये वैसे तो मोटा नहीं है, बस गोल है। तो इसमें आप ओबेसिटी को आप किस तरह इसको रेट करेंगे? ऐसे ही है कि हम पहली बात तो ये कि यही बात एक समझने की है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जो है ना इस वक्त मोटापा है, तो ये टेक अवे पॉइंट है कि पहले तो इस बात को समझ लें कि वाकई ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ या दुनिया ऐसा क्यों कह रही है? वो इसलिए कह रही है कि यहाँ से सारी दूसरी बीमारियां जो है ना दूसरी वो जन्म लेती हैं।
और वो जन्म किस तरह से लेती हैं, आप बिल्कुल इस तरह से ले लें, जब जन्म का लफ्ज़ कहते हैं या हम इंग्लिश में बॉर्न कहते हैं, तो शुगर जो है डायबिटीज़, उसको आप एक माँ के तौर पर समझें कि शुगर जो है डायबिटीज़ एक माँ है। तो बाप क्या है, बाप जो है वो मोटापा है। तो बाप और माँ जब ये मिलते हैं या नहीं भी मिलते हैं तो ये बहुत सारी बजाते खुद बीमारियों को जन्म देते हैं। और जो मोटापा होता है उसमें ही ज़्यादातर डायबिटीज़ का खदशा ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो मोटापे के मामलात आते हैं और जिसमें आपने कहा कि जी पेट निकल आया और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, ये पेट का निकलना, इसको हम ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं। ट्रंकल ओबेसिटी जो है वो दुनिया में उसकी एक मेजरमेंट होती है और उससे नापा गेज किया जाता है, जिसको हम BMI कहते हैं। ये BMI जो है बॉडी का वेट और उसकी जो हाइट है उससे हम जो है डिवाइड करके पर स्क्वायर मीटर पे और वो तय करते हैं कि इस आदमी का BMI कितना है। लेकिन वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। हम उसको लेते हैं कि अगर BMI जो है नॉर्मल जो है किसी शख्स का वो 18 से लेकर के और 24 जो है इंच तक का होता है। 24 से 29 इंच तक जो है ना हम उसको कहते हैं ओवरवेट, और 29 से अगर 35 तक चली जाए तो उसको ओबेसिटी में कहते हैं, और 35 के ऊपर अगर जाए तो वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना मोटापा एक्सट्रीम पे होता है। तो नॉर्मल जो रेंज है हमारी 18 से 24 की, तो वो हमारा जो गर्थ है एब्डोमिनल गर्थ, उसकी जब हम वेट करके और सरकमफ्रेंस लेते हैं तो अगर वो इससे ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये कि आप जो है वो ओवरवेट हैं या ओबीस हैं। इसमें मेरा एक आपसे सवाल ये है कि ये BMI निकालना तो आम नाजरीन के लिए मुश्किल होगा या उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती, तो हम अगर उनको बता सकें कि वेट कितना, मतलब एक आम 5 बाई 5 इंचेस का आदमी अगर है 5 फुट बाई 5 इंचेस, उसका वेट तकरीबन आम आदमी का कितना होना चाहिए और एक आम औरत का कितना होना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी एवरेज हाइट 5 to 6 के बीच में ही रेंज कर रही है। तो उसमें हमारा क्या रेंज होना चाहिए वेट का? 75 हम लेते हैं मर्दों में, और ख़वातीन के लिए जो है ना 65 और 70 की हम रेंज रखते हैं। लेकिन सिर्फ वेट से नहीं होता, क्योंकि हाइट जो है ना उसमें हमें इंक्लूड करनी चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज में की हाइट अच्छी खासी होती है, हमसे ज़्यादा बड़े लंबे होते हैं, तो उनका वेट भी हमसे ज़्यादा होता है, तो उसको हम अपने हिसाब से कंपेयर नहीं करते। लेकिन जनरल एक बात करता हूँ कि अगर मेरे पास मरीज़ कोई आता है और जैसे वो दाखिल होता है तो मैंने उसका बैठ के, या कितने डॉक्टर्स क्लिनिक पे आते हैं वो बैठ के जो उसका पेट नाप रहे होते हैं या वजन कर रहे होते हैं, आमतौर पर ऐसा नहीं करते सिवाय स्पेशलिस्ट क्लिनिक में। जब वो दाखिल होता है उसका हम फिजिक देखते हैं कि उसका हाइट वेट क्या नज़र आ रहा है, पेट कितना निकला हो, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी होता है कि ये आदमी है, ये ओवरवेट है या ये ओबीस है, इसका पेट काफ़ी निकला हुआ है, ये शलवार कमीज पहनी, इनसे तो पतलून पहनी ही नहीं जाती है ना। तो एक जनरल एक आइडिया हो जाता है। अच्छा, अब ये जब हमने कहा तो सबसे बड़ी पहली जो चीज़ इससे होती है इस ओवरवेट से या ओबेसिटी के, वो शुगर होती है। सही। और शुगर इसलिए होती है कि हमारे जो बॉडी में इंसुलिन है जो शुगर को कंट्रोल करता है, उसका रेजिस्टेंट पैदा हो जाता है, वो अपना काम करना कम कर देती है। सही। तो फिर जो है वो मामला शुगर पे शुरू हो जाते हैं कि जी अब शुगर हो गई। अब आप शुगर या डायबिटीज़, आपको पता है कि उससे और कितनी कॉम्प्लिकेशंस, शुगर बताते खुद कुछ नहीं करती है, लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना वो बड़े ख़राब होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ रुझान जो है ना शुगर का सिर्फ इतना रह गया है कि जी सुबह नाश्ते में इतनी थी, 130 थी, नॉर्मल है, कंट्रोल है, दोपहर में खाने के बाद 200 250 हो गई। हम सिर्फ फिगर से खेलते हैं कि जी ये इतनी हो गई तो अब खाने में रिलैक्सेशन है, दावत में जाना है तो नाप लेंगे कि जी कितनी आ गई, या दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, अपने आप से झूठ बोलेंगे और फिर रात में खाना जो है ना उसके हिसाब से डट के खाएंगे। दावतों में आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ किस तरह से हम खाना खाते हैं। तो अब जब हम जो भी खाना खाते हैं उसकी कैलोरी वैल्यू होती है। तो जनरली कैलोरी वैल्यू जो है ना एक आम सेडेंटरी लाइफ जिसको हम बैठने का काम करते हैं, जैसे बैंकर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आप हम हैं, तो उनका जो कैलोरी वैल्यू पर डे का जो है वो ये होता है, एक ताकत होती है कैलोरी, और वो होती है 1500 से 2000। तो अगर हम दावतों का खाना खाते हैं तो 1500 2000 तो नहीं, वो 5000 के ऊपर तजावुज कर जाता है आराम से। अब वो जब खाना इतना हैवी जब खाते हैं, और जनरली भी हमारी खाने की हैबिट्स जो है ना वो ख़राब है, हम अपने उससे बहुत ज़्यादा ही आमतौर पर खाते हैं। और जिस तरह से बच्चों को अगर हम लें तो उनका जो स्टाइल है बाहर से जंक फूड खाने का, या ये चिप्स, बर्गर, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, उनकी कैलोरी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो अब देखने में ये आया कि हमारे बच्चे जो हैं उनके भी पेट निकलने शुरू हो गए और उनमें भी जो है ना ओबेसिटी के अनासिर जो है ना वो नज़र आने लगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि ये जो ओबेसिटी है या जो डायबिटीज़ है ये हमारी जीन्स में है, हमारे अम्मा अब्बा को हुई है इसलिए हमें हुई है। तो ये एक बहुत जनरल परसेप्शन है लोगों का कि ये हमारी जीन्स में है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये इसका जो जीनेटिक फैक्टर है ना उसको आप 25% तो ले सकते हैं कि जी चलें जीन्स में है तो ऐसा है, लेकिन 75% जो है ना वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और 70 हमारी अपनी गलतियां जी हमारी अपनी गलतियां हैं और वो जो है ना जंक फूड और खाने पीने का जो हमारा बेतमाली है उसकी वजह से ही होता है। और बच्चों को जो है ना हम उस पर टोकते भी नहीं हैं कि जी ये तो घर का खाना तो खाता ही नहीं है, इसको तो बाहर का ही खाना चाहिए होता है, हर वक्त बर्गर पिज़्ज़ा पे ही होते हैं, हर वक्त कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती। तो ये हमारा कसूर है। और हम फिर ये हमारा बच्चा देखिए कितना हेल्दी है, वो हेल्दी नहीं है, वो अब आगे जाके 4 साल 5 साल के बाद उसको शुगर भी होगी, ब्लड प्रेशर भी होगा और दूसरी ख़राब है। फिर आपको भी पता लगेगा कि हमारा बच्चा जो है ना वो हेल्दी थी नहीं। तो डॉक्टर साहब मना करते थे कि भाई इनके खाने पीने में इतदाल पसंदी रखें, इनको आप सब्जियां तो डॉक्टर साहब हमारे घर में आती नहीं है और अगर आती हैं तो ये खाते ही नहीं है। कभी करेले नहीं खाए इन्होंने, कभी देखे ही नहीं है, कभी भिंडी तो मुंह बना के बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमको खाना सिखाना पड़ेगा और ये बर्गर वाले मामला जो है ना छोड़ने पड़ेंगे, तब हम जाके अपनी नस्लों को दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। डॉक्टर अशरफ मेमन ने आज हमारे साथ बहुत अच्छी बात की ओबेसिटी के हवाले से कि ओबेसिटी किस तरह होती है और ये हमारी आवाम को, हमारी जनरेशन को किस तरह बिगाड़ रही है। हमने आज इस बात पे बहुत चर्चा किया कि ओबेसिटी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। डॉक्टर अशरफ साहब, हम बता सकते हैं कि ये हमने जो सारा डिस्कशन किया है ओबेसिटी के हवाले से, अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? या अगर हमारा बच्चा अगर ओबीस हो गया या हम ओबीस हैं, या हम अपनी डाइट में क्या वो बेहतरी लाएँ, हमारे लाइफस्टाइल में वो क्या बेहतरी लाएं कि हम इस मसले से निकल पाएं? पहली बात तो ये कि हमने सिर्फ जो कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात की, शुगर के हवाले से बात की। मोटापा जो है ना सिर्फ शुगर ही नहीं करता, ये ब्लड प्रेशर भी हाई करता है और ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसके बाद जो ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस है तो वो भी आ जाते हैं। अब वो उससे फालिज भी हो सकता है, उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, उससे बीनाई भी जा सकती है, नज़र नहीं आएगा, उससे गुर्दे भी फेल होते हैं, डायलिसिस के मामला शुरू हो जाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात आपको होता है जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम है या उसको समझते नहीं है या इल्म में नहीं है, इससे कैंसर भी होता है। ख़वातीन में यूट्रस का कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर होते हैं, इसी तरह से मैदे के, स्टमक के कैंसर होते हैं, इसी तरह से लिवर के प्रॉब्लम्स आते हैं। और लिवर जो है ना, आपने बहुत अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स भी देखी होंगी कि अल्ट्रासाउंड में क्या आया जी, कहते हैं जिगर पे चर्बी है। ये जिगर पे जो चर्बी है ना, ये मामूली बात नहीं है, इसको हम बड़ा मामूली लेते हैं। ये जिगर की चर्बी, अल्लाह ताला ने जिगर हमको एक ही दिया है, ये हमारी फैक्ट्री है, जो कुछ हम खाते हैं उसको प्रोसेस करता है। अब अल्लाह ने सारी चीज़ें तो दो दी हैं, जिगर एक ही दी है, फैक्ट्री एक ही दी है, और वो फैक्ट्री जो है उसमें चर्बी चढ़ गई है। जब चर्बी चढ़ गई है तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता, और जब वो नहीं कर सकता तो क्योंकि शुगर के मामला चलते तो शुगर भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से इसको स्कीटियोसिस भी हम कहते हैं। इसके बाद ये हेपेटाइटिस के मामला और मज़ीद बढ़ते चले जाते हैं और तमाम चीज़ें ख़राब होती जाती हैं। तो ये कैंसर से लेकर के, शुगर से लेकर के, ब्लड प्रेशर के लेके तमाम चीज़ों को जो है ये हमारा मोटापा जो है ना ख़राब करता है। अब आपका ये सवाल कि जनाब इसको कैसे कंट्रोल करें? बिल्कुल, तो सबसे पहला जो इसका जवाब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल बदलें। तो लाइफ स्टाइल बदलने से क्या मुराद है? पहली चीज़ ये तो कि मुझे, आपको, हम सबको 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को ब्रिस्क वॉकिंग या तेज़ पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। अब आप चाहे सुबह में फजर की नमाज के बाद चल लें, ये शाम में वॉक कर लें, गार्डन में चल लें। रमज़ान के हवाले से आप कब बताएंगे, कब हमें करना चाहिए? ये रमज़ान के हवाले से ज़ाहिर है कि सुबह जो है हमने रोज़ा रखना है सहरी के बाद, तो हम ये ब्रिस्क वॉकिंग की कोशिश तो नहीं करते, लेकिन जो चलने के आदी हैं या जो चलते हैं वो ज़रूर चलते भी हैं और उनको चलना भी चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, रूटीन को, है ना। बिल्कुल। लेकिन इस रमज़ान में जो एक हमको फ़ायदा ये होता है कि हमको 20 रकत तरावी भी पढ़नी होती है। तरावी जो है ना, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, तो नमाज है, हमको पढ़ना है, लेकिन बहरहाल वो एक इतनी अच्छी वो है, अल्लाह ताला ने रखा है कि 20 और 17 37 रकातें हम पढ़ते हैं, तो वो एक उसमें एक अच्छा
एडवांटेज हमें मिल जाता है। लेकिन वो एडवांटेज जो हम थोड़ा सा इसलिए खो देते हैं कि जब रोज़ा इफ्तार हम करते हैं तो थाल लेके बैठे होते हैं। तो वो जो मैंने बात की, तो एतदाल बहुत जरूरी, वो एतदाल बहुत ज़रूरी, वो हम कैलोरी वैल्यूज़ को जो है ना भूलना नहीं चाहिए कि मुझे किस तरह, अब पकौड़े, समोसे या शरबत, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो उस चीज़ों को ख़राब कर देती है। तो हम पहले तो ये सोचते थे कि जब रोज़ा रमज़ान आ जाएगा तो पेट भी कम हो जाएगा और सेहत भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि बजाय ये कि अच्छे होने के और बढ़ गया। तो ये रमज़ान का कोई रोज़ों का वो फ़ायदा सेहत के हवाले से नहीं होता जो पहले होता था, क्योंकि पहले इतनी सारी चीज़ें हमारे दस्तरखान पे नहीं होती थी जितनी आजकल होती है हमारे दस्तरखान पे। बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम जो है एतदाल करें ताकि ये कि हमारी ओबेसिटी से हम बच पाएं। जी हाँ। और जो इसके अलावा हाँ जी हाँ, जो बैठने का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बैठने का काम करते हैं, उनको ज़रूर जो है ना इस बात पे अपने लिए टाइम निकालना चाहिए कि जो है हम चलने का कुछ थोड़ा सा ऐसा एहतमाम करें जो हमारे 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को निकलें। ख़वातीन से जब मैं क्या डॉक्टर साहब सुबह से लेके शाम तक 6 बजे हम उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, फिर किचन में होते हैं, हमें तो बीच में टाइम ही नहीं मिलता, रात 12 बज जाते हैं इसी तरह से, और हम तो चलते ही रहते हैं, खड़े ही रहते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये जो आप काम करते हैं ना, ये आप काम के लिए काम करते हैं, मुझे चलाना है आपको अपनी जान के लिए। बिल्कुल सही बात है। आपने 20 मिनट सिर्फ अपने लिए, अपनी जान के लिए 20 मिनट निकालने हैं। हम पार्क में कैसे जाएं? पर्दादार खातून चलें जी, पार्क में न जाएं। आपके घर में एक सहन होता है, ड्राइंग रूम होता है, इतना होता है, आप हाथ में तस्वीर लें और 20 मिनट जो है ना उसमें आप अपने ड्राइंग रूम में वॉक कर लें, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं। आप बैठ के जो ना फातिहा ना पढ़ें, आप जो ने फातिहा पढ़ना है ना वो चलते चलते पढ़ लें। तो 5 मिनट नमाजें होती हैं, तो 5 मिनट आप सुबह, 5 मिनट दोपहर, शाम, असर, मगरिब, 5 मिनट करके 25 मिनट तो यही हो जाते हैं, है ना। तो अब मैं उसके लिए बोलता हूँ, आप जो है ना चलने के बहाने ना करें, चलने के बहाने करेंगे मैं किस तरह चलूँ, मैं अपने आप को किस तरह मूवमेंट में लाऊं। अच्छा, फिर बहुत सारी ख़वातीन ये भी अर्ज़ करती हैं कि डॉक्टर साहब घुटनों में बड़ा दर्द है, हम चल नहीं सकते, हम कुर्सी पे नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे तो बड़ा मुश्किल है, 20 मिनट तो क्या हम 2 मिनट नहीं चल सकते, है ना। बिल्कुल। उनके लिए मैं ये कहता हूँ, चाहे वो रमज़ान हो या ना रमज़ान हो, मैं तो सिर्फ जनरल बात ये कर रहा हूँ कि आपको चलना है, चाहे आपके घुटनों में दर्द है या आप बैठे हैं या मोटापा है, नहीं चल सकते, तो मैं तो बैठे बैठे आप वर्जिश कर सकते हैं। हाँ, वो कैसे करते हैं? मैंने कहा जी आप अपने हाथ फैला लें, ये 20 दफ़ा ये कर लें, 20 दफ़ा ये कर लें, हो गया। उसके बाद आप ये हाथ रखें घुटनों पे और इसको हाथ रख के पैर को चलाएं, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। फिर इसको चला लें, आपकी नसें भी खुल जाएगी, आपका घुटने का दर्द बगैर दवा के 50% कम हो जाएगा। आप करके तो देखें। बात यह कि हमारे डॉक्टर्स टाइम भी नहीं देते, बताते भी नहीं है, समझाते भी नहीं है, और वो चीज़ें इसी तरह से चलती रहती हैं। तो एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर मैंने गर्दन हिला ली, ऊपर नीचे कर ली, अब अगर आप आदत नहीं ना, आप देखिए सलाम भी फेरेंगे तो आप सारा पूरा सलाम भी नहीं फेर सकते, इतना ही रह जाता है। अब हम कहेंगे जी आपको कंधा नजर आना चाहिए, पूरा घुमा। अगर आप 5 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा करें, आपकी गर्दन चलने लग जाएगी, आपकी मूवमेंट अच्छी हो जाएगी बैठे बैठे। अच्छा, ये नहीं कर सकते पेट कम करना, सारी बातें हम पेट के लिए कर रहे हैं ना, इतना मोटा। अच्छा, उसके लिए क्या करें जनाब? आप ये करके और अपने घुटनों पे हाथ लगा लें। अब आप देखें आपका पेट दब रहा है। बिल्कुल। अगर मैंने 20 दफ़ा कर लिया ना, तो मैं 1 महीने में गारंटी देता हूँ कि पेट आधा रह जाएगा बैठे बैठे, बगैर किसी दवा के, बगैर कहीं जाए, और आप अपना काम भी कर लेंगे। थैंक यू डॉक्टर अशरफ मेमन, आपने हमें बहुत सारी बैठे बैठे एक्सरसाइज सिखाई, हमें ओबेसिटी के बारे में बताया और इसके हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है नाजरीन आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और इससे आपने हमें नॉलेज हासिल की होगी। दिस इज़ मी डॉक्टर हिरानीज़ बुम्बिया साइनिंग ऑफ। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।